हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वही ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे टॉपिक मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए हैं। आई होप आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी, सारे टॉपिक को जो है अपने फ्रंट पेज पे लिख लिया होगा, ठीक है। जिससे आपको एक ये रफली माइंड में ये रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये चीज़ें होती हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या और क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अब चलिए अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार जो जैसे इंटरव्यू जो होता है, ठीक है, एग्जाम देने के बाद जैसे केवीएस के अंदर इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में जो है कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएंगे। तो आप देख लेना, यहाँ पर पूछा है कि मेन पर्पस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिमांड पेजिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की क्या एडवांटेज होंगी। उसके बाद है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, कि मल्टी प्रोग्रामिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग क्या है। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में ही देख लेंगे क्योंकि ये जो है आपकी टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है भाई, आप देख के समझ रहे होंगे। उसके बाद गिव्स अ बेनिफिट ऑफ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन इन फर्स्ट कम फर्स्ट सब एल्गोरिथम। देन जो है आपका है फंक्शन ऑफ पेजिंग, पेजिंग के क्या क्या फंक्शन है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, स्वैपिंग क्या होती है मेमोरी मैनेजमेंट में, कि किस तरीके से हम बेटर रिजल्ट कर सकते हैं स्वैपिंग की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस स्टेट क्या होती है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम इनको कर लेंगे तो जो है आप एक बार इनको रिवाइज कर लेना, आपको इजी रहेगा। लेकिन वैसे तो साथ के साथ भी क्लियर होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ जी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। आज की क्लास को बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपको पीपीटी में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है तो बिल्कुल कमेंट कर देना, फिर हम जो है पीपीटी के थ्रू ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको इसी में मैं आपको यही आपको नोट्स मिलेंगे और इसी से आपको पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है आप अपने गूगल से कहीं से भी सर्च कर सकते हो, आपके पास कोई बुक है वो कर सकते हो। अदरवाइज 10 फेब के बाद जो है मैं आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह देने लग जाऊंगी, जो भी मेरे पास बुक्स हैं वहाँ से जो है मैं आपको क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। हाँ जी, अब देखो क्या होता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेफिनेशन क्या है, क्यों हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, गोल्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो यही सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमने बेसिक पढ़ा था, ठीक है, जब हमने बेसिक्स पढ़ा था और जहाँ हमने सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ा था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था भाई, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो मेन कंपोनेंट होते हैं किसके, कंप्यूटर सिस्टम के, सबको क्लियर है। हार्डवेयर में आपके जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गए, सीपीयू आ गया, ठीक है, मदरबोर्ड की चीज़ें आ गई, ठीक है, वो सारे आपके क्या हो गए भाई, हार्डवेयर डिवाइसेस जिनको आप छू सकते हो। अब आ गया आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपका दो टाइप के थे, मेन दो टाइप के थे, एक था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक था आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आपके कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एमएस ऑफिस के बिना आप अपने कंप्यूटर पे सारे काम कर सकते हो, तो एप्लीकेशन एमएस ऑफिस जो है वो आपका क्या है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो भाई बार बार कहती हूँ पूछा करो, ठीक है, जिससे आपको भी जो है आपके डाउट्स माइंड में जो आए तो आपको ये लगे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं वो नहीं होती, तो आपको भी जो है अंडरस्टैंडिंग समझने में इजी रहेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है। अब बेसिक डेफिनेशन की हम बात करें तो बेसिक डेफिनेशन होगी इसकी कि एक प्रोग्राम है जो इंटरफेस करवाता है किसके बीच में, यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। क्या है ये एक जो है इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस करता है। तो इंटरफेस यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरफेस का मतलब क्या है वो यहाँ पर समझो। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ,
तो यहाँ पर इंटरफेस क्या होगा, एक बार इंटरफेस को समझो। अब यहाँ पर मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, हम लोग जैसे फ़ैन को स्विच करते हैं, ठीक है, फ़ैन को कौन स्विच करेगा, यूज़र, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट वो पंखे की जो घूमने वाली डंडियाँ हैं उनको घुमाने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। इनके बीच में क्या इंटरफेस होगा, स्विच को ही तो हम ऑन ऑफ करेंगे, मतलब ऑन करेंगे तो जो फ़ैन है आपका चलने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ फ़ैन और यूज़र के बीच में जो इंटरफेस है वो क्या है, स्विच है ना। स्विच यहाँ पर एक इंटरफेस हो गया, समझ में आ रहा है कि इंटरफेस क्या है। तो ऐसे ही अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है जो आपके यूज़र और यहाँ पर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब यूज़र जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरफेस नहीं करता, इन दोनों के बीच में जैसे इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें एक फ़ैन और जो है यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए हमें स्विच की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमें यूज़र और हार्डवेयर के बीच में अगर मुझे इंटरफेस करना है तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्लियर है भाई। तो यहाँ तक ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हो गया, बहुत सारे प्रोग्राम हैं उनका क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर हार्डवेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको मैनेज करने के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है, ऐसा तो है नहीं कि इस कंपनी को मैनेज सिर्फ जो है इसका ओनर ही कर सकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, एक कंपनी में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और उनके अंदर क्या रखा जाता है, एक मैनेजर को रखा जाता है, ताकि जो है वो हर एक बंदे को, हर एक जो है डिपार्टमेंट को मैनेज कर सके, ठीक है। तो यही होता है ना। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस, अगर हम कहें बहुत सारे फंक्शन होंगे। लाइक फाइल को अगर मुझे मैनेज करना है तो फाइल मैनेजमेंट का फंक्शन अलग होगा, ठीक है। डिवाइसेस को मुझे मैनेज करना है तो उसका अलग होगा। अगर मुझे प्रोसेस को मैनेज करना है तो प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन अलग होगा। तो यही सारे जो होते हैं, मतलब मैनेज करवाने के लिए तो हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बहुत सारे मैनेजर छोड़े हुए हैं, और यही आपके फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, जिनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है भाई। डाउट हो तो जो है आप साथ के साथ पूछना, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो हम यूज़ करते हैं मैनेज ऑल ओवर रिसोर्सेज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये क्या करवाता है, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, मतलब जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको क्या करवाएगा, मैनेज करवाएगा, ठीक है। तो मैनेज करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोग्राम दैट रिजाइड इन द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम होंगे, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कौन से प्रोग्राम को हम एलोकेट करवाएंगे, कौन सी प्रोसेस को डी एलोकेट करवाएंगे, ये सारे काम भी आपके किसके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आ जाता है और सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ जैसे मैंने कहा कि एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आ जाएगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है डायग्राम देखो, ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है और ये आपके यूज़र है, इनके बीच में इंटरफेस करवा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ये मैनेज किसको कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पर जो है मैनेज करवा रहा है, ठीक है। क्लियर है भाई, डायग्राम से अच्छे से समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बनाऊँ तो आप इस तरीके से भी जो है डायग्राम बना सकते हैं। ये आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर के बाद आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गए, और लास्ट में जो है आपका यूज़र आ गया। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके एप्लीकेशन सिस्टम को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, यूज़र को, इन सबको क्या करवाता है, मैनेज करवाता है। इन दोनों, इन सब के बीच में क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस। क्लियर है भाई, हाँ जी, इतना क्लियर है। अब देखो भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमने देख लिया कि क्या इंटरफेस करवाता है, ये डेफिनेशन है, लेकिन हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, क्या बिना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के हम जो है डायरेक्ट कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ये यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र है और ये आपका हार्डवेयर, और इन यहाँ पर कोई भी इंटरफेस नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोई भी इंटरफेस नहीं है। अब सिंपल देखना, यूज़र को कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड होती है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हो। यूज़र समझता है हाई लेवल लैंग्वेज और हार्डवेयर समझता है मशीन लैंग्वेज, दैट इज़ 0 और 1, ठीक है। अब यूज़र जो है अगर वो हार्डवेयर से इंटरफेस करने लग जाए तो यूज़र को जो है मशीन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है वो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करेगा। अब यहाँ पर देखो,
सपोज देयर इज़ नो इंटरफेस बिटवीन यूज़र और हार्डवेयर, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं है, तो यूज़र जो है वो डायरेक्टली असेस करेगा हार्डवेयर को। तो ये जो है वो कोई कन्वीनियंट मेथड नहीं है, ना ही सफिशिएंट है। क्यों ऐसा बोला गया है, थोड़ा और अच्छे से देखो। बिकॉज हार्डवेयर जो है वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन है। इफ़ यू हैव अ नीड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लैंग्वेज, तभी जो है आप इसको डायरेक्ट असेस कर सकते हो। समझ में आपको बहुत अच्छी मशीन लैंग्वेज आती है, तभी आप इसको जो है असेस कर पाओगे। अब सपोज करो मुझे जो है ये यूज़र है और इसको जो है प्रिंट की कमांड देनी है, प्रिंट की कमांड देनी है, तो ये जो है हार्डवेयर को क्या करेगा भाई, ये पहले तो पूछेगा कि कोई मतलब खाली है या नहीं है। उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। फिर उसको कोई कमांड प्रिंट करवानी है, देन उसके लिए भी उसको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो मतलब सीधा सीधा ये है, अगर यूज़र को मशीन लैंग्वेज नहीं आती तो वो इंटरफेस नहीं कर सकता। अगर मैं नाउ डेज़ की बात करूं, तो एक छोटा बच्चा भी, मतलब 5 साल का बच्चा भी जो है जो कंप्यूटर है उस पर आराम से अपनी जो खेलने की चीज़ें हैं या अपनी वीडियो वगैरह है वो मतलब वहाँ पर काम कर लेता है। 6-7 साल के बच्चे जो हैं, 8-10 साल के बच्चे जो हैं, कंप्यूटर को अच्छे से काम कर रहे हैं। तो क्यों, अगर अगर जो है इंटरफेस नहीं होता तो क्या वो असेस कर पाते? नहीं, पहले उनको मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए तभी वो उसको असेस कर पाते। क्लियर है भाई? समझ में आया क्यों हम जो है यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का? थोड़ा और एग्जाम्पल से देख लो ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो सपोज करो मुझे जो है एक वर्ड की फाइल को प्रिंट करवाना है, देन फर्स्टली वी हैव राइट अ प्रोग्राम। मैंने फर्स्टली जो है एक प्रोग्राम को राइट किया और इन्वोक किया प्रिंटर को। एवरी टाइम इफ़ यू हैव अ प्रिंट अ फाइल, अगर मुझे हमेशा जो है फाइल को प्रिंट करवाना है तो बार बार जो है मुझे प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा। मतलब मैं जब तक प्रोग्राम नहीं लिखूंगी तब तक मैं जो है हार्डवेयर को असेस नहीं कर सकती। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स मेथड है, ना ही ये कन्वीनियंट है और ना ही एफिशिएंट है। ठीक है, तो समझ में आया? ये सारा समझ में आया भाई? कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो। अब ये था बिल्कुल बेसिक। अब देखो कि आपके जो हैं गोल्स क्या होंगे। जैसे मैंने कन्वीनियंट और एफिशिएंटली की बात की है, तो यहाँ पर जो है आपके गोल्स की बात कर लेते हैं। 2 तरह के गोल होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक होता है प्राइमरी गोल और सेकंड होता है आपका सेकेंडरी गोल। ठीक है, प्राइमरी गोल जो होता है, मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सबसे पहले आपको क्या प्रोवाइड करता है, कन्वीनियंट प्रोवाइड करता है, यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे होगे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आराम से असेस कर सकता है। मतलब इतना यूज़र फ्रेंडली है, इतनी आसानी से चीज़ें हैं, कोई भी अगर ओपन करे तो उसको समझ में आ जाए कि इसके बाद मुझे यहाँ जाना है, उसके बाद मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, तो कन्वीनियंट है और यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, इसका सेकेंडरी गोल है एफिशिएंसी। सेकेंडरी क्या गोल है भाई? एफिशिएंसी है। अब आप बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि ये एफिशिएंसी तो हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए, सेकेंडरी क्यों है? लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंसी मतलब जो इसकी एक्यूरेसी है, मतलब वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो एफिशिएंट तरीके से काम करे। तो इसका प्राइमरी गोल ये इसलिए है क्योंकि जो विंडोज़ है हमारी, वो हमें मतलब ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करती है जीयूआई की तरफ से कि उसको कोई भी बच्चे से बच्चा जो है इजीली यूज़ कर ले। ठीक है, लेकिन लाइनेक्स जो है वो, आप उसका प्राइमरी गोल की बात करूँ तो वो एफिशिएंसी होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत फास्ट तरीके से काम करते हैं, इसलिए जो है लोग लाइनस से ज़्यादा जो है वो किसको प्रेफर करते हैं भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज़ को जो है प्रेफर करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए, लाइनेक्स हो गया और आपका विंडोज़ हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको देख लेते हैं। हाँ जी, एक हो गया आपका MS-DOS। MS-DOS जो है वो आपका क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS-DOS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो था ये आपका क्या था भाई? ये आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था। कौन सा था? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम सिंगल, एक टाइम पे एक ही यूज़र काम कर सकता है। ठीक है, विंडोज़ जो है, विंडोज़ भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। CP/M भी आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS/2 भी आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैसिंटोस भी आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एंड लाइनेक्स भी आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है भाई? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। अब आ जाओ कि फंक्शंस क्या होंगे। ठीक है, फंक्शंस क्या होंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे हिस्ट्री और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं एक बार, क्योंकि फंक्शन के ऊपर ही आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है आपका फाइल मैनेजमेंट। सबसे पहले आपका क्या आ जाता है? फाइल मैनेजमेंट आ जाता है। देन आपका डिवाइस मैनेजमेंट आ जाएगा, फिर आपका मेमोरी मैनेजमेंट आ जाएगा, फिर प्रोसेसर आ जाएगा, और फिर लास्ट में आपका सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन जो है प्रोटेक्शन आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि फाइल को मैनेज करने के लिए अलग से मैनेजर रख दिया, डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए अलग से रख दिया, मेमोरी को मैनेज करने के लिए अलग से रख दिया कि किसको कितनी मेमोरी देनी है, किससे मेमोरी लेनी है, किसको मेमोरी देनी है, कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या करवा दिया कि कौन सी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है, किससे जो है जो रिसोर्सेज दिए थे किससे वापस लेने हैं, किसको देने हैं, किसको जो है फोर्सफुली हटाना है, अब किसको जो है सीपीयू को देना है। ये सारे जो काम होते हैं, ये सारा मैनेजमेंट जो है ये सारे मैनेजर देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसको आप फंक्शन भी कहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम जो है नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री क्या है। अब हिस्ट्री में से क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलो पहले मैं वो बता देती हूँ हिस्ट्री में से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो हिस्ट्री में बात करते सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनरेशन में जो है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले जो हम जनरेशन में यूज़ करते हैं वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करवाते हैं, क्योंकि ये तो मैं आपको करवा ही चुकी हूँ, तो आपको पता होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब हम कब करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करवा रहे थे सीरियल प्रोसेसिंग का यूज़ करवा रहे थे कि एक टाइम पे एक प्रोसेस गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई। ईयर जो है आपका ये है, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करवाते हैं। ठीक है, अब सेकेंड जनरेशन जो थी वो आपकी ट्रांजिस्टर बेस्ड थी, जहाँ पर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, फोर्ट्रॉन और जो है कोबोल, यहाँ पर आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेज आ गई थी। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोग्रामिंग का आप यूज़ करने लगे थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, दैट इज़ 1955 to 1965। ठीक है, डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई। फर्स्ट जनरेशन आपका 1945 to 55 वैक्यूम ट्यूब सीरियल प्रोसेसिंग, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बैच ऑफ सिस्टम, थर्ड जनरेशन में जो है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आ गया था। बहुत जो है मल्टी प्रोग्रामिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्वेश्चन आते हैं। और आईसी जो है यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट हम यूज़ करने लगे थे थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट इज़ लार्ज स्केल यानी कि LSI, और आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर की भी बात करें तो हम कहाँ यूज़ करने लगे थे फोर्थ जनरेशन में। अगर हम ULSI की हम बात करें तो भी हम यहाँ पर यूज़ करने लगे थे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपका जो है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है हम कहाँ VLSI और ठीक है, तो VLSI और LIC है जो है हम यूज़ कर रहे थे यहाँ पर, और ULSI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने यूज़ किया फिफ्थ जनरेशन में। और पैरेलल कंप्यूटिंग अगर आई तो वो आपके फिफ्थ जनरेशन में आई है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर जो है आप बिल्कुल टाइम जो है वो एक्यूरेट रहता है, मतलब जैसे आप रॉकेट वगैरह मिसाइल्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए आप इसका यूज़ करवाते हो। हाँ जी, अब देखो थर्ड जनरेशन में वही इंटीग्रेटेड सर्किट, बिजनेस एप्लीकेशन, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस आ गई थी, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी जो है आपका थर्ड जनरेशन के अंदर आया था। उसके बाद रियल टाइम एम्बेडेड पैरेलल नेटवर्क प्रोग्रामिंग, ये सारी आई थी अभी आपकी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। और फिफ्थ में आए थे आपके पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कि अभी तक चल रहे हैं, ये हाई स्पीड नेटवर्क था। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या टाइप्स हैं वो देख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या टाइप होती है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसिंग, सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ध्यान से समझना ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए कि होती क्या है। हाँ जी, ये जो है आपकी टाइप्स हैं। अब देखो सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैचेस क्या होता है, बैच से ही आप समझ पा रहे होगे कि एक बैच है। ठीक है, एक क्या है, ग्रुप है, क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बैच में मैं आपको एक समझा देती हूँ। ठीक है, सपोज करो ये जो है आपका CPU है, ये आपका CPU है। तो यहाँ पर जो है हम जो है यूज़र जो है सिमिलर प्रोग्राम को एक ग्रुप में कर देता है। जैसे मैंने 3-4 कमांड दी, मैंने प्लस का प्रोग्राम दे दिया, मैंने माइनस का दे दिया, और मैंने जो है डिवाइड का दे दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्लस वाले बैच के जो मतलब जहाँ जहाँ प्लस करना था उन प्रोग्राम्स को एक ग्रुप में बना दिया, जहाँ जहाँ माइनस करना था उनको एक बैच में बना दिया, जहाँ पर डिवाइड करना था उनको एक ग्रुप में बना दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक बैचेस बना दिए, मतलब सिमिलर प्रोग्राम को जो है आप एक बैच में बना दो, एक ग्रुप में बना दो, वो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब सब देखो सेकेंड जनरेशन में जो है आपकी 2 हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, फोर्ट्रॉन और कोबोल। ठीक है, आप सबको पता है। अब यहाँ पर जैसे क्या हुआ, 4-5 प्रोग्राम आपके फोर्ट्रॉन के आ गए, 4-5 प्रोग्राम आपके कोबोल के आ गए।
तो अब देखो पहले प्रोग्राम आया फोर्ट्रॉन का, फिर आया आपका कोबोल का। तो सीपीयू पहले फोर्ट्रॉन वाले पे जाएगा, फिर कोबोल वाले पे जाएगा। तो क्या करेगा, इससे बार बार जो सीपीयू स्विच कर रहा है, तो हम उसकी स्पीड को फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 4 प्रोग्राम फोर्ट्रॉन के हैं उनको मैंने क्या किया, एक साथ कर दिया, ताकि सीपीयू पहले जो है सारे फोर्ट्रॉन के प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट कर दे, और फिर जो है कोबोल वालों को कर दिया, फिर जो है एक साथ कोबोल वालों को कर दे, ताकि सीपीयू को भी बार बार स्विचिंग ना करनी पड़े। समझ में आया भाई? समझ में आया कि हम बैच क्यों बनाते थे, ठीक है, ताकि सिमिलर प्रोग्राम का एक तरीके का हम इकट्ठे से उनको एग्जीक्यूट करवा सकें। तो ऑपरेटर stored jobs as a deck of punch card into batch with similar needs, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आपके ऑपरेटर्स हैं, ये आपके यूज़र्स हैं, ठीक है, ये आपके बैचेज हैं, ये आपका बैच, एक सेकेंड भाई, ये आपका बैच 1 है, ये आपका बैच 2 है, ठीक है। ये जो 1, 4, 6 और 8 ये सारे सिमिलर बैचेज हैं, और ये जो है ये आपके सिमिलर बैचेज हैं। सपोज यहाँ पर आप प्लस करवा रहे हो, यहाँ पर आप माइनस करवा रहे हो, ठीक है। अब ये सीपीयू के पास जाएगा, तो पहले ये वाला जो पूरा बैच है ये वाला एग्जीक्यूट होगा, देन जो है वो बैच 2 को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पर एडवांटेज क्या थी वो देखो, एडवांटेज क्या होंगी, जब आप किसी बैच में, जब आप किसी ग्रुप में जो है किसी काम को करोगे तो टाइम सेविंग होगी। अब देखो, अब आप खुद सोचो, आप जो है मैथ्स करने बैठे हो, तो पहले जो है सिमिलर प्रोग्राम आएंगे तो आप इजी कर बोला, मतलब कंसंट्रेट जो है उसी पे लगा रहेगा। लेकिन एक बार प्लस का प्रोग्राम आ रहा है, एक बार माइनस का आ रहा है, एक बार डिवाइड का आ रहा है, एक बार मल्टीप्लाई का आ रहा है, तो आपका माइंड जो है वो जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आप एक बार सारे प्लस के कर लो, ठीक है, मतलब सारे एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करने में और मज़ा आएगा। ऐसे ही मैथ्स में होती है ना एक्सरसाइज, मतलब एक जैसी एक चैप्टर एक पूरी एक्सरसाइज होगी, फिर नेक्स्ट जो है एक जैसी होगी, तो ऐसा ही काम यहाँ पर है। इससे क्या होगा, टाइम सेव होता है, ठीक है। एक्टिविटीज़ लाइक लोडिंग कंपाइलर, बार बार कंपाइलर को स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपाइलर भी जैसे असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर का यूज़ करवाते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपका जो है कंपाइलर इंटरप्रेटर का आप हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं, तो अलग अलग कंपाइलर को भी जो है प्रॉब्लम होती है इससे। उसके बाद है बैच एग्जीक्यूशन, नो मैनुअल इंटरवेंशन इज नीडेड, मतलब यहाँ पर मैनुअल काम नहीं है, मतलब आपको बीच में अगर आपने एक बार बैच बना दिया ना, तो आप उसको छेड़ नहीं सकते, चाहे अगर आपने गलत भी दिया है तो आप जो है उसको पूरा होने के बाद ही उसमें कुछ चेंज करवा सकते हो, बीच में जो है आप उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, आपका काम जो है वो लग गया और सीपीयू जो है उसको पूरा करके ही छोड़ेगा, ठीक है। तो मैनुअली जो है यहाँ पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। अब डिसएडवांटेज देखो, ऑब्वियसली भाई किसी की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होंगी ही। तो सबसे पहला है मेमोरी लिमिटेशन, की मेमोरी की जो थी कमी थी। इंट्रैक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंट्रैक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली विद सीपीयू, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू इज आइडल, बहुत ज़्यादा टाइम जो आपका सीपीयू था वो आइडल था, ठीक है, क्योंकि मेमोरी की प्रॉब्लम थी, तो ऑब्वियसली जो सीपीयू है वो तो आइडल रहेगा ही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चंस देखो, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, लिंक टू इंटरफेस द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या है भाई, ध्यान से पढ़ो, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, बिल्कुल है, मैनेज करवा रहा है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, बिल्कुल करवा रहा है, ठीक है, मैनेज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मैनेजर रखता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। सेकंड बोल रहा है सिस्टम सर्विस प्रोवाइड टू एप्लीकेशन प्रोग्राम, बिल्कुल भाई ये सिस्टम सर्विस भी प्रोवाइड करता है, किसको, एप्लीकेशन प्रोग्राम को, अभी हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। उसके बाद जो है लिंक इंटरफेस करवा रहा है किसके, हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में, बिल्कुल भाई यहाँ पर हार्डवेयर था, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर आपका सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम आ गए, और लास्ट में आपके यूज़र आ गए, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, तो बिल्कुल लिंक करवा रहा है। तो तीनों ही जो है स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है कौन सी एरर को हैंडल किया जाता है, पावर फेलियर, पावर चली गई है, तो अब उसकी प्रॉब्लम को भी जो है देखा जाएगा, बिल्कुल जो है हम उसको हैंडल करेंगे। लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, अगर प्रिंटर में पेपर की कमी है तो भी हम जो है उस एरर को हैंडल करेंगे। कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, अगर आप कोई नेटवर्क को कनेक्ट करवा रहे हो उसमें कुछ कनेक्शन फेलियर हो रहा है तो भी आप देखोगे। ऑल ऑफ द, तो यानी कि सारी की सारी प्रॉब्लम जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है हेल्प जो हैंडल करवाते हैं, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा अभी, डी, यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ जी, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो आपका आया वो आया स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है, कई बार स्पूलिंग जो है क्वेश्चन में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए स्पूलिंग क्या होता है। स्पूलिंग जो है वो स्टैंड करता है साइमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, ठीक है। क्या करवाता है स्पूलिंग की जो है फुल फॉर्म देख लो, क्या पता स्पूलिंग की आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाए, तो क्या होगा, साइमल्टेनियस
पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू सीपीयू। ऑब्वियसली भाई जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे, क्योंकि मेमोरी की प्रॉब्लम थी, तो सीपीयू के कंपैरिजन में तो उनकी स्पीड स्लो होगी, क्योंकि सीपीयू जो है वो बहुत फास्ट होता है। इन स्पूलिंग डेटा इज स्टोर्ड फर्स्ट ऑन द डिस्क। स्पूलिंग में क्या था, डेटा जो है फर्स्टली जो है वो डिस्क में स्टोर होता था, उसके बाद सीपीयू में हम इंटरेक्ट करवाते थे डिस्क वाया मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के थ्रू जो है हम सीपीयू के साथ क्या करवाते थे, इंटरेक्शन करवाते थे, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ईटीसी। स्पूलिंग जो है कैपेबल ऑफ ओवरलैपिंग इनपुट ऑपरेशन फॉर वन जॉब विद सीपीयू ऑपरेशन ऑफ अदर जॉब, ठीक है। अब देखो यहाँ से और अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर आपका डिस्क का कंसेप्ट आ गया है, यहाँ पे आपके आउटपुट डिवाइसेस आ गए। उस टाइम पे जो मेन मेमोरी की जो साइज़ था ना वो बहुत छोटा होता था, ठीक है, एमबीज में होता था, ठीक है। मतलब अब तो जीबी में 8 GB 4 GB 6 GB 16 64 इस तरीके से जो है आपकी मेन मेमोरी आ रही है, लेकिन उस टाइम पे जो मेन मेमोरी का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता था, ठीक है। तो पहले हमने डिस्क में डेटा को जो है स्टोर करवाया स्पूलिंग के अंदर, और फिर जो है हम मेन मेमोरी में डेटा को लेकर जा रहे थे। तो ये काम था आपका किसका भाई, स्पूलिंग का। स्पूलिंग के हेल्प से जो है काफ़ी हद तक जो है बैच में जो प्रॉब्लम आई वो जो सीपीयू के आइडल रहने की थी वो हमने जो है काफ़ी हद तक कम करवाई, ठीक है। नो इंट्रैक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विद सीपीयू। सीपीयू के साथ आईओ ऑपरेशन का कोई भी इंट्रैक्शन नहीं था। सीपीयू यूटिलाइजेशन मोर एज सीपीयू इज बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन थी वो यहाँ पर क्या हुई थी भी, ज़्यादा हुई थी। और एज़ कम्पेयर टू बैच जो है हम यहाँ पर सीपीयू को ज़्यादा बिजी रख पा रहे थे स्पूलिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर यूनी प्रोग्रामिंग थी, मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम जो है वो आपका मेन मेमोरी में आ रहा था, ठीक है। इससे क्या हो रहा था कि भाई सीपीयू तो आइडल रहेगा ही। अब देखो, अब सीपीयू ने जैसे यहाँ पर मैं मेन मेमोरी में एक प्रोग्राम लेकर गई हूँ, ठीक है। अब सीपीयू काम करने लगा है, एक प्रोग्राम यहाँ पर है और एक यहाँ पर चला गया, ठीक है। अगर यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम तो 1 बाय 1 करके वो फटाफट सबको एग्जीक्यूट करवा दे। फिर जो है एक प्रोग्राम यहाँ पर गया, फिर सेकेंडरी से दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर आएगा, तो इससे क्या था, जो स्पीड थी, जो काम था वो स्लो था, ठीक है। समझ में आया। तो इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या थी, यूनी प्रोग्रामिंग। और स्पोलिंग का ज़्यादातर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, प्रिंटर वगैरह में हम इसका यूज़ करवाते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चंस देखो स्पूलिंग से क्या क्वेश्चन आएगा। स्पूलिंग हेल्प्स बिकॉज स्पूलिंग जो है वो कहाँ पर जो है आप यूज़ करवाते हैं। इट इज़ मोर सिक्योर मैथड ऑफ असेसिंग डेटा को असेस करवाने के लिए। प्रिंट जॉब गो मोर स्मूथली विद लेस स्टॉप एंड गो। द कंप्यूटर इज रिलीज ड्यू टू अदर थिंग्स वाइल स्टिल प्रिंटिंग। मतलब प्रिंटिंग के थ्रू जो है आपका कंप्यूटर को हम क्या करवा देते हैं, रिलीज़ करवा देते हैं। जैसे कि मेरा प्रिंटर में हम मोस्टली जो है हम इसका यूज़ करवाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सारे आंसर क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ स्पूल डिवाइसेस। स्पूल डिवाइसेस का एग्जाम्पल क्या होगा, द टर्मिनल यूज टू एंटर द इनपुट डेटा फॉर अ प्रोग्राम बिंग एग्जीक्यूटेड। Secondary memory devices in a virtual memory system. A line printer used to print the output of the number of jobs, ठीक है। लाइन प्रिंटर क्या कर रहा है, लाइन प्रिंटर की लाइन में जो है प्रोग्राम्स को क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है, नंबर ऑफ जॉब को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वन ट्राइज टू डिवाइड नंबर बाई 0, ठीक है। तो यहाँ पर सी ये जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो एक्सप्लेनेशन, ये हाँ ये तो मैं आपको करवाई चुकी हूँ। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, हमने दो देख लिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया और आपका स्पूलिंग देख लिया, ठीक है। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका काम होगा मैक्सिमाइजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है मल्टी प्रोग्रामिंग, और यहीं से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टाइम शेयरिंग में से क्वेश्चन आ जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में से क्वेश्चन आ जाता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो है सबसे काम होगा कि वो सीपीयू को मैक्सिमाइज यूटिलाइज करे। मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट। मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो मेन मेमोरी में रेडी होती थी एग्जीक्यूट होने के लिए, और यहाँ पर आपका मेन मेमोरी का साइज़ जो है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुका है, ठीक है। आपका स्पूलिंग के अंदर जो है आपका साइज़ जो है वो कम था, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में जो आपका मेन मेमोरी का साइज़ था वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका काम था कि एक से ज़्यादा प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेकर आना, और जो है सीपीयू उनको कभी भी एग्जीक्यूट कर दे, क्योंकि सारी की सारी प्रोसेस रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। तो सिंपल डेफिनेशन मल्टी प्रोग्रामिंग की यही है, मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। अब देखो, प्रोसेस जनरली रिक्वायर सीपीयू टाइम एंड इनपुट आउटपुट टाइम। प्रोसेस जो है वो जनरली रिक्वायर करती हैं सीपीयू टाइम और इनपुट आउटपुट टाइम।
तो ये वाला जो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये समझ में आपको प्रोसेस के अंदर बस इतना समझो, जो प्रोसेस कोई भी काम करती है तो उसको पूरा करने के लिए एक तो सीपीयू के टाइम को यूज़ करती है, अगर उसको आईओ ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो इनपुट आउटपुट टाइम को भी वो यूज़ करती है, ठीक है। So if running process perform input output or some other event which do not require CPU, then instead of sitting idle, CPU make a context switch. CPU क्या करवाएगा, context switch करवाएगा and pick some other process and this idea will be continue, ठीक है। CPU never idle unless देयर इज नॉट प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट एट द टाइम ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवा रहे हैं, क्योंकि डिस्क में से हम मेन मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेस को लेकर आ रहे हैं और सीपीयू जो है उनको क्या करवा रहा है, अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। और जब प्रोसेस जो है सीपीयू टाइम से जो है, अब यहाँ पर मैं फिर से एक डायग्राम बना देती हूँ, न्यू, रेडी और रनिंग, ठीक है। तो रेडी से रनिंग में जाएगी सीपीयू टाइम को यूज़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर उसको आईओ ऑपरेशन यूज़ करने हैं तो वो वेट के अंदर जाएगी, और उसको अगर आईओ ऑपरेशन यूज़ करने हैं तो इस टाइम पे ये प्रोसेस यहाँ जाएगी, दूसरी प्रोसेस यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, मतलब एक प्रोसेस यहाँ से यहाँ आ गई और दूसरी प्रोसेस जो है सीपीयू के टाइम को यूज़ करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए चली गई रनिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सीपीयू नेवर आइडल, सीपीयू जो है वो आइडल नहीं होगा, दे आर नॉट प्रोसेस, मतलब यहाँ पर सीपीयू आइडल नहीं रहा। उसने क्या किया, जैसे ही प्रोसेस को वेट के पास भेजा, दूसरी प्रोसेस को रनिंग में बुला लिया, ठीक है। सीपीयू क्या आइडल रहा, बिल्कुल भी नहीं, वो तो खाली रहा ही नहीं। उसने जो है एक प्रोसेस को यहाँ भेजा तो उसने क्या कहा, भी ठीक है तू आईओ ऑपरेशन यूज़ कर ले, लेकिन उस टाइम पे मैं तब तक जो है दूसरी प्रोसेस को क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। हाँ जी, ये जो है आपका डायग्राम है, ये आपकी मेन मेमोरी है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोग्राम जो हैं वो आपके कहाँ पर हैं, भी मेन मेमोरी के अंदर है। ये आपका सीपीयू है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी से जो है आपके मेन मेमोरी में जो है इस तरीके से प्रोसेस आ रही हैं, और नंबर ऑफ प्रोसेस जो है जब आपकी मेन मेमोरी में आती हैं तो आप उसको क्या कहोगे, मल्टी प्रोग्रामिंग कहोगे, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपकी नंबर ऑफ प्रोसेस है, ये सीपीयू है, ये आपके आईओ डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो प्रोसेस जो है वो ये आपका सीपीयू टाइम हो गया, ये आपके आईओ टाइम हो गया, ठीक है। प्रोसेस एक बार सीपीयू के पास जाएगी, उसको आईओ ऑपरेशन यूज़ करने तो वो आईओ ऑपरेशन के पास जाएगी, ठीक है। हाँ जी, अब एडवांटेज क्या होंगी, सीपीयू की यूटिलाइजेशन बहुत हाई होती है, वेटिंग टाइम कम होगा, रिस्पांस टाइम कम होगा, मे बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल यूजर्स, नाउ अ डेज यूजफुल व्हेन लोड इज मोर, ठीक है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब लोड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगी भाई, डिफिकल्ट होगा शेड्यूलिंग करना, मेन मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मेन मेमोरी की मैनेजमेंट रिक्वायर हो जाएगी। क्यों, जब हम नंबर ऑफ प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी तो कोई मैनेजर बैठाना पड़ेगा ना, यहाँ पर इनकी भी तो कोई मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। पेजिंग जो है, नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो है यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो डिसएडवांटेज है यहाँ पर किसकी भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग की। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहता है, मल्टी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या होगी, अभी हमने पढ़ा मल्टी प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या होगी। तो क्या कहते हैं, द प्रोसेसर एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, द प्रोग्राम आर डेवलप्ड बाय मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन प्रोसेस रिजाइड इन द मेन मेमोरी, सिंगल यूजर कैन एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम एट द सेम टाइम, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या कहता है कि मोर देन वन प्रोसेस रिजाइड इन द मेन मेमोरी, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट मींस प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोसेस साइमल्टेनियसली बाय कंटिन्यूअसली स्विचिंग बिटवीन वन अनदर, ठीक है। क्या हो रहा है कि मोर देन वन प्रोसेस को हम कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, मेन मेमोरी के अंदर लेकर आ रहे हैं, देयरफॉर मल्टीपल प्रोसेस रिजाइड इन मेमोरी, और प्रोसेस कैन नॉट एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम, ठीक है। समझ में आया भाई, समझ में आया मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। इसके बाद देखो डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग करवाने से पहले एक बार मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के बीच में डिफरेंस देख लो, क्योंकि मल्टीटास्किंग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको लगेगा कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस करने से जो है आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। जब हम मल्टीटास्किंग को करेंगे तो आपको और अच्छे से इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी एंड रेडी टू एग्जीक्यूट, ये सीधी डेफिनेशन है किसकी, मल्टी प्रोग्रामिंग की। अब देखो मल्टी टास्किंग क्या होता है, मल्टी टास्किंग का मतलब है इट जनरली आर प्रीएम्प्टिव, ये जो है वो आपका प्रीएम्प्टिव होता है। तो यहाँ पर टर्म्स आ गए प्रीएम्प्टिव, तो प्रीएम्प्टिव क्या होती है, जब कोई प्रोसेस फोर्सफुली जो है किसी प्रोसेस को हटा दे, ठीक है। अब सीपीयू जो है वो P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, लेकिन P1 से ऊपर वाली मतलब P1 से हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई। अब देखो सपोज करो एक नॉर्मल आदमी गया है किसी ऑफिस के अंदर, ठीक है, लेकिन उसी ऑफिस का जो है मैनेजर का बेटा चला जाए, या फिर कोई खुद जो है
सीईओ का जो कुछ जान पहचान वाला आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, P1 वाले को हटा देंगे और जो P1 जो P4 जो वहाँ का नोन बंदा है, ठीक है, वहाँ के, तो उसको क्या करेंगे, अंदर बिठा देंगे। तो P1 को क्या किया, फोर्सफुली प्रीएम्प्टिव तरीके से बाहर निकाल दिया और P4 को अंदर ले लिया। तो यही होता है प्रीएम्प्टिव, ठीक है। प्रीएम्प्टिव समझ में आया क्या होगा। तो मल्टीटास्किंग में हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, प्रीएम्प्टिव का। एक्स्ट्रा एडवांटेज, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है वो इसी का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और आपका जो मल्टी प्रोग्रामिंग था वो आपका क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। और यहाँ पर फोकस ऑन सीपीयू आइडलनेस, यहाँ पर फोकस किया जाता है कि सीपीयू को हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें और सीपीयू जो है आइडल ना हो। समझ में आया मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है। मल्टीटास्किंग जो है आपका नॉन प्रीएम्प्टिव होगा, प्रीएम्प्टिव समझ में आया क्या होगा, और आपका मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो आपका नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। और डिफरेंस और अच्छे से समझो, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन वन प्रोसेस इन मेन मेमोरी मीन्स रेडी टू एग्जीक्यूट, ठीक है। हाँ जी, और मल्टीटास्किंग जो है व्हेन मोर देन वन टास्क इज एग्जीक्यूटेड, जब एक से ज़्यादा जो टास्क हैं वो आपके एग्जीक्यूट हो एट सिंगल टाइम यूटिलाइज बाय मल्टीपल सीपीयू। मतलब यहाँ पर जो सीपीयू है वो आपके क्या होंगे भाई, मल्टीपल। यहाँ पर आपका सिंगल सीपीयू होगा, यहाँ पर आपका मल्टीपल सीपीयू होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप सिंगल टास्क को कर रहे हो, ठीक है, मल्टीटास्किंग के अंदर। यहाँ पर मतलब मल्टी टास्क हो रहे हैं एक से, मतलब यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ सीधी सी भाषा में, आपने क्या किया है, हमें लगेगा कि मल्टीपल सीपीयू हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ। अब आपने कंप्यूटर में आप अपने जैसे लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लैपटॉप को आप यूज़ कर रहे हो और उस टाइम पे आपने जो है वीएलसी मीडिया को चला रखा है, या आप म्यूज़िक सुन रहे हो, ठीक है, आपने म्यूज़िक एमएस प्लेयर वगैरह को चला रखा है, साथ में आप पीपीटी वगैरह बना रहे हो, ठीक है, साथ में आप इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, साथ में आपने अपनी सोशल मीडिया साइट भी खोली हुई है। अब यहाँ पर आप एक टाइम पे 4-5 आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो इस टाइम पे आपको लगेगा कि मेरे जो सारे टास्क हैं ना वो पैरेलली चल रहे हैं, मतलब मल्टीटास्किंग हो रही है। यहाँ पर आपने मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन हमें नहीं पता कि सीपीयू जो है वो थोड़ा सा टाइम इसको दे दिया, थोड़ा सा टाइम इसको दे दिया, मतलब इतना फास्ट कर रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि काम तो एक टाइम पे एक ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक टाइम पे सारे टास्क जो हैं वो एक साथ पैरेलली चल रहे हैं। तो वही एग्जाम्पल होता है किसका, मल्टीटास्किंग का, ठीक है। और ये क्या होता है, बेस्ड होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे। मल्टी प्रोग्रामिंग बेस्ड होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे, और ये कंसेप्ट बेस्ड होता है टाइम शेयरिंग पे। जैसे मैंने कहा कि सीपीयू ने जैसे थोड़ा सा टाइम दे दिया, जब आपने इंटरनेट ब्राउजर को जो है सर्च किया तो थोड़ा सा टाइम उसको दे दिया, जब आपने गाने चलाए तो उस टाइम पे उसको जो है टाइम दे दिया, जब आप पीपीटी बना रहे हो तो उसको थोड़ा सा टाइम दे दिया, क्योंकि ये किस पे काम करता है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे यही कहते हैं कि 4 प्रोसेस हैं, तो 4 प्रोसेस में जैसे सबको जो है इक्वल टाइम दे दो, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे दो, ठीक है, तो ये जो है टाइम को शेयर करवाता है। समझ में आया। इट टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोसेस। यहाँ पर ये जो है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लेता है, और यहाँ पर ये जो है प्रोसेस को जो है कम टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि हर प्रोसेस को रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, मतलब हर प्रोसेस का जो है हर 2 मिनट में, हर 3 जो टाइम फिक्स हो गया उसमें जो है हर प्रोसेस का नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका जो मेन आइडिया होता है, इसका होता है कि सीपीयू की आइडलनेस को रिड्यूस करना, ताकि सीपीयू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रह सके। और यहाँ पर काम होता है कि मल्टी प्रोसेस जो है वो रन कर सके टाइम शेयरिंग के अंदर, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस जो है वो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम टास्क को परफॉर्म करें, यानी कि मल्टी टास्किंग हो रही है, एक टाइम पर बहुत सारे टास्क यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। तो दोनों में जो है डिफरेंस समझ में आया कि मल्टी टास्किंग क्या है। मल्टी मीन्स मैनी और टास्किंग मीन्स बहुत सारे काम, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे काम करना। और मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर लेकर आना ताकि वो एग्जीक्यूट हो सकें। समझ में आया भाई, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। अब देखो मल्टीटास्किंग क्या है। मल्टीटास्किंग जो होता है, एक मल्टीटास्किंग कह लो या टाइम शेयरिंग कह लो, क्योंकि टाइम शेयरिंग में भी जो है आप प्रोसेस के बीच में टाइम को शेयर करवाते हो, मल्टीटास्किंग का भी वही काम होता है। तो टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग जो होती है वो क्या होता है, एक लॉजिकल एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? लॉजिकल एक्सटेंशन होता है किसका? मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो क्वेश्चन आ जाए कि मल्टीटास्किंग डैश इज मल्टी प्रोग्रामिंग, जो आपकी मल्टीटास्किंग है वो क्या है? तो वो क्या है? एक लॉजिकल एक्सटेंशन है किसका? मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू स्विचिंग बिटवीन देम, बट द स्विचेस occur is frequently that the user may interact with each program while it is running. Time shared operating system use CPU scheduling and multi programming to provide each user with a small portion of time shared computer. ठीक है, तो समझ में आया कि यहाँ पर जो है हम टाइम शेयर जो है टाइम को शेयर करवा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। सीपीयू जो है, सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग जो है, यहाँ पर जो है
मल्टी प्रोग्रामिंग का लॉजिकल जो है एक्सटेंशन है क्या है, मल्टीटास्किंग। समझ में आया भाई। अब देखो, मल्टीटास्किंग इज मल्टी प्रोग्रामिंग विद टाइम शेयरिंग, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर मैं टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट ऐड कर दूं कि टाइम को शेयर करवाना है, तो वो क्या बन जाएगा, मल्टीटास्किंग। ठीक है, ओनली वन सीपीयू बट स्विच इज बिटवीन प्रोसेस, मतलब सीपीयू एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर सीपीयू एक ही होगा, लेकिन वो नंबर ऑफ प्रोसेस में इतना जल्दी जल्दी क्विकली जो है स्विच करेगा, हमें ऐसा लगेगा कि एक टाइम पे बहुत सारे जो काम हैं वो क्या हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं। द टास्क इज मल्टीटास्किंग में रेफर टू मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ सम प्रोग्राम। ठीक है, थ्रेड क्या होता है, थ्रेड जो है एक पार्ट होता है किसका, प्रोसेस का, मतलब प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, मेन आइडिया इज बेटर रिस्पॉन्स टाइम एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोसेस टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके नंबर ऑफ काम है और जो कि सीपीयू इनको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने बोला, मैंने एक वर्ड की फाइल ओपन किया है, मैं ईमेल पे काम कर रही हूँ, मैंने जो है गाने सुन रही हूँ, साथ में ब्राउजर पे काम कर रही हूँ। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका सिंगल सीपीयू है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बीच में इंटरफेस करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कि चारों के चारों जो काम है वो क्या कर रहे हैं, पैरेलली जो है परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैरेलली परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप चारों काम जो है पैरेलली कर रहे हो और यूज़र को ऐसा लगता है कि सारे काम जो है वो एक साथ हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो है हर एक के बीच में टाइम जो है टाइम शेयर किया जाता है और हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम जो है वो सीपीयू हमारा यहाँ पर करता है। ठीक है, क्योंकि ये सीपीयू जो है वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। समझ में आया, समझ में आया। तो ये सारी क्या है, सीपीयू के लिए प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो समझ में आया भी, जो टाइम शेयरिंग है, मल्टीटास्किंग है, वो क्या होगा। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है वो समझ में आया, बैच क्या है, स्पूलिंग क्या है, समझ में आया भाई। अब देखो, क्वेश्चन आ सकता है लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉजिकल एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, टाइम शेयरिंग है, मल्टीटास्किंग है, सिंगल प्रोसेसिंग है, या बोथ ए एंड बी है। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा भाई, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग दोनों ही जो है वो लॉजिकल एक्सटेंशन हैं, किसके हैं भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग के। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, अब देखो, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हैज़ एन एडवांटेज ऑफ, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की एडवांटेज क्या होगी, थ्रूपुट को इंक्रीज करना। ठीक है, एक्सपेंसिव हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा भाई इसका आंसर, क्या होगा भाई, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की जो एडवांटेज है वो क्या होगी, थ्रूपुट को इंक्रीज करोगे, हार्डवेयर को एक्सपेंसिव करोगे, मतलब जो हार्डवेयर है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, तो यहाँ पर थ्रूपुट को आप इंक्रीज करवाओगे। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, द टर्म टाइम शेयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई, जो टर्म्स है टाइम शेयरिंग की वो किसके थ्रू आप रिप्लेस कर सकते हो, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग या मल्टी एग्जीक्यूशन। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, टाइम शेयरिंग और मल्टी टास्किंग जो है दोनों का सेम ही काम होता है। यहाँ पर भी हम टाइम को शेयर करवाते हैं और मल्टी टास्किंग में भी हम टाइम को क्या करवा रहे हैं, शेयर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, सी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन प्रोग्राम, एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम को क्या करवा रहे हैं, कॉन्करेंटली जो है एग्जीक्यूट करवा रहे हो। वन यूज़र ऑन अ वन कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर पे एक ही यूज़र के साथ बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो कॉन्करेंटली पैरेलली जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम। तो क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग होगा, टाइम शेयरिंग होगा, मल्टीटास्किंग होगा या मल्टी प्रोग्रामिंग होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा भाई, मल्टीटास्किंग। टाइम शेयरिंग मत कर देना, टाइम शेयरिंग में हम टाइम शेयर करवा रहे, लेकिन यहाँ पर मोर देन वन प्रोग्राम की बात आ रही है, तो ये आपका हो जाएगा मल्टीटास्किंग। समझ में आया भाई। अब लास्ट हमारा रहता है मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होगा उसको देख लो। मल्टी प्रोसेसिंग का क्या काम होगा, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी मीन्स मैनी और प्रोसेसिंग मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे सीपीयू की मैनी सीपीयू, मतलब यहाँ पर आप बहुत सारे सीपीयू को यूज़ करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो, बहुत सारे सीपीयू को यूज़ करवा रहे हैं। अभी तक हम सिंगल सीपीयू की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है हम बहुत सारे सीपीयू की बात करेंगे। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा सीपीयू जो हैं विद सिंगल कंप्यूटर इन अ क्लोज कम्युनिकेशन शेयरिंग द सिस्टम बस, मेमोरी एंड अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, डिफरेंट प्रोसेस में रन ऑन डिफरेंट सीपीयू, ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ से समझो कि यहाँ दो से ज़्यादा सीपीयू हैं, एक कंप्यूटर है और एक क्लोज कम्युनिकेशन, मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर आपने क्या है, मल्टीपल सीपीयू आपने लगा ली हैं। शेयरिंग आप यहाँ पर जो है आप शेयर करवा रहे हो, क्या शेयर करवा रहे हो, सिस्टम बस को शेयर करवा रहे हो, मेमोरी को शेयर करवा रहे हो, आईओ डिवाइसेस को आप शेयर करवा रहे हो। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस में रन डिफरेंट
CPU, ठीक है, ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल CPU, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सारे के सारे जो CPU है उसको कंट्रोल करवा रहा है। इच CPU हैज़ इक्वल राइट्स, हर एक CPU के पास क्या है, बराबर बराबर क्या है, राइट्स हैं, क्योंकि हर एक जो है वो शेयर करवा रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर सिस्टम टास्क, one processor and application on the other, one CPU will handle all hardware interrupt or input output devices, they are easy to design but less efficient, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझ पा रहे हो, ये आपकी मेमोरी है और ये आपके मल्टीपल CPU यहाँ पर लगे हुए हैं। अब आप समझ रहे हो कि भाई एक कंप्यूटर में जब एक CPU है और वहाँ पर अगर आप 2 CPU लगा दो तो ऑब्वियसली जो कंप्यूटर का जो काम है वो जो फास्ट जो है, मतलब कौन सा फास्ट होगा, जहाँ पर दो से ज़्यादा CPU लगे हुए हैं वो ज़्यादा फास्ट होगा ना भाई, वो तो और ज़्यादा जल्दी से आपको काम करके देगा, ठीक है। एडवांटेज क्या होंगी, थ्रोपुट इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा काम क्या होता है, थ्रोपुट को इंक्रीज करवाना। रिलायबिलिटी होगी, कॉस्ट सेविंग होगी, बैटरी एफिशिएंट होगी, ठीक है। बैटरी एफिशिएंट क्यों होगी, क्योंकि काम जो है हमारा फास्ट हो गया है, जहां मुझे आधा घंटा लग रहा था वहीं काम मेरा 20 मिनट में हो रहा है, 15 मिनट में हो रहा है, तो ऑब्वियसली बैटरी एफिशिएंट होगी, कॉस्ट सेविंग होगी। क्यों कॉस्ट सेविंग होगी, अब एक चीज़ ये भी समझ लो, आप समझ रहे होगे कि भाई हम ज़्यादा CPU यूज़ कर रहे हैं तो कॉस्ट तो हमारी यहाँ पर ज़्यादा लग रही है, तो कॉस्ट सेविंग क्यों हो रहा है। अब देखो, ये आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक तो यहाँ पर आप CPU का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और एक कंप्यूटर आपका ये है, और यहाँ पर जो है आपने क्या किया, एक साथ ही 2 CPU का यूज़ करवा लिया। अब यहाँ पर एक और कंप्यूटर है जहाँ पर अब इन 2 कंप्यूटर के जो CPU लगे हैं, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली इन दोनों की कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 सिस्टम और फिर उन दोनों के अलग अलग CPU को जो खर्चा लगेगा वो हम एक CPU को एक्स्ट्रा जो है इसी कंप्यूटर से ऐड कर दे, तो यहाँ पर तो कॉस्ट हमारी सेव हो रही है ना, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, कॉस्ट सेविंग है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग होगी, क्यों, बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है पैरेलल प्रोसेसिंग कर पाएंगे, क्योंकि CPU 2-3 CPU हो गए तो पैरेलल प्रोसेसिंग तो और ज़्यादा अच्छे से होगी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऑब्वियसली एक CPU काम कर रहा है वहाँ पर 2 या 3 CPU काम करे तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी ना, ओवरहेड हो जाएगा। कपलिंग रिड्यूस थ्रोपुट, लार्ज मेन मेमोरी की जो स्पीड है वो आपको ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज होंगी भाई किसकी, मल्टी प्रोसेसिंग की, ठीक है। क्वेश्चंस देखो भाई, द साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज, क्या होगा भाई, क्या बोल रहा है, आप क्या यूज़ कर रहे हो, प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम, आप 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हो, मल्टीपल प्रोसेसर हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो है आपके पास CPU हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब जैसे एक कंपनी के अंदर किसी मैनेजर को रखते हैं, CEO को रखते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है हमने बहुत सारे मैनेजर को रखा है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि बिना सिक्योरिटी के हमारा कंप्यूटर है वहाँ पर कोई भी कुछ चुरा लेगा तो वो सिक्योरिटी तो नहीं होगी ना। तो सिक्योरिटी भी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, जॉब अकाउंटिंग, कौन सी जॉब कब जाएगी, कौन सी जॉब कब आएगी, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, ठीक है। तो ये सारे काम किसके हो गए भी, फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के हो गए, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सबको कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और रह गई आपकी, एक चीज़ मैं आपको वैसे बता देती हूँ, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो 2 टाइप होती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती हैं, 2 टाइप होती हैं, थोड़ा सा मैं वैसे बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर नोट्स नहीं बनाए हुए, यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 टाइप होंगी, एक होता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और एक होता है आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS-DOS, यहाँ पर अगर मैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का काम बताऊँ तो सिंगल में अगर एग्जांपल लें तो MS-DOS जो है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो इस काइंड ऑफ सिस्टम द प्रोसेसर और अ कंप्यूटर डज ओनली वन जॉब एट अ टाइम, मतलब इस टाइप के कंप्यूटर में जो है ना एक टाइम पे एक ही जॉब को हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल हो जाएगा इसका MS-DOS, ठीक है। दैट इज़ वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन टास्क कैन बी परफॉर्म, ठीक है, एक टाइम पे हम एक ही टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप है इसकी मल्टी यूज़र, ठीक, सेकेंड टाइप इसकी क्या है, मल्टी यूज़र।
अब मल्टी यूज़र क्या है? मल्टी यूज़र जो है, इसमें जो है आप एक टाइम पे मोर देन वन जो काम है वो आप कर सकते हो एक यूज़र के थ्रू, ठीक है। इट अलाउज द इंटरेक्शन ऑफ वन यूज़र विद अदर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन टास्क एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब एक से ज़्यादा टास्क जो है आप एक टाइम पे जो है एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो यूनिक्स हो गया और आपका विंडो एंटी हो गया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपके किसके हैं भाई? मल्टी यूज़र के, ठीक है, मल्टी यूज़र सिस्टम के। समझ में आया भाई? तो यही था, मतलब ज़्यादा आपको बस पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भी दो टाइप होते हैं, जो कि आपका एक होगा सिंगल यूज़र और एक होगा आपका मल्टी यूज़र, ठीक है। समझ में आया भाई? ऑब्वियसली आपका मल्टी यूज़र ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आई होप आपको जो फर्स्ट क्लास है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फटाफट सारे बच्चे कमेंट करके बता दो भाई अच्छी लगी है, समझ में आया है, जो भी हुआ है सारे बच्चे कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।